हेलो, वेलकम, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट, लेकर हाजिर हूं प्रॉपर्टी गुरु का एक और ताज़ा तरीन एपिसोड खास आपके लिए, जहां आपसे होंगी ढेर सारी बातें, आपके ढेर सारे सवाल लेंगे और उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे ताकि आप सही डिसीजन ले पाएं। और ये सारी बातचीत आज हम करेंगे प्रॉप स्टोरी के को फाउंडर आशीष महाजन जी के साथ। सर, बहुत स्वागत है आपका। तो आशीष जी हमारे साथ जुड़ ही गए हैं, तो शुरुआत करते हैं। हमारे पहले कॉलर भी वैसे ऑनलाइन है, लेकिन हम थोड़ी सी बात उससे पहले आशीष जी से कर लेते हैं। तो आशीष जी, अब तो हम फेस्टिव सीजन के मिड में हैं, नवरात्रि भी आने वाले हैं और श्राद्ध खत्म हो गए हैं, फिर से खरीदारी का वक्त शुरू हो गया है। रियल एस्टेट में उसके क्या कुछ आसार दिख रहे हैं, क्या कुछ उम्मीदें दिख रही हैं, किस तरह का माहौल है? विपिन जी, अपनी जब लास्ट टाइम भी बात हुई थी तो मार्केट काफी अपस्विंग में है। अब तो काफी रिपोर्ट भी पब्लिश हो रही हैं जो ये कह रही हैं कि हम प्रायर टू कोविड, जो पीरियड आजकल बोला जाता है, बिफोर कोविड, बीसी, उसमें उस लेवल तक आ चुकी है सेल्स इन सम एरियाज। मैं हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस ये रहा है कि बेंगलोर, पुणे, गुड़गांव, इन तीन शहरों में जहां हम ज्यादा ट्रैक करते हैं डेटा, उन एंड ऑल्सो बॉम्बे, चार शहरों में काफी हद तक साइट विजिट तो बहुत ही एनकरेजिंग है। क्लोजर्स कई लोगों, अब आप पेंट अप डिमांड बोलिए, जब भी बोलिए, कई प्रोजेक्ट्स में फरवरी से डबल या ट्रिपल, 3 गुना सेल भी देखी गई है पिछले महीने या पिछले से पिछले महीने। अब ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा, ये एक सवाल आई थिंक सभी सेक्टर पे, नॉट जस्ट रियल एस्टेट। पर जो फेवरेबल चीजें हैं इस समय मार्केट में, चाहे वो डिस्काउंट्स हो, चाहे वो नए तरह के पेमेंट प्लान हो, पेमेंट स्ट्रक्चरिंग हो, या फिर लोअर इंटरेस्ट रेट, जो एक बहुत बड़ा जी जी। नहीं अट्रैक्टिव आशीष जी, आपका चमकता फीचर हो हुआ जाता है चेहरा भी पूरे। बता रहा है कि रियल एस्टेट में रौनक जो है वो लौट रही है, तो बढ़िया है। चलिए चलिए, ठीक है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। श्रेयस थत्ते साहब जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर, जो कि पुणे से हमें कॉल कर रहे हैं। आपने पुणे का भी जिक्र भी किया, तो श्रेयस जी बताइए, क्या मदद करें हम आपकी? सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सवाल लेने के लिए। जी जी। सवाल ये एक्चुअली ये है कि मुझे, मेरी एक प्रॉपर्टी है पुणे में, मैंने 20 साल पहले खरीदी थी। ओके। उसको बेचकर मैं एक 2 BHK प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ हिंजवड़ी या महालुंगे एरिया में। ओके। तो मेरा बजट पास 50 से 55 लाख का है। ठीक है जी। तो ऑप्शंस क्या क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। ठीक है जी, आप हिंजेवाड़ी में 50 से 55 लाख का फ्लैट खरीदना चाहते तो अच्छा, आपको जो पुरानी प्रॉपर्टी बेचनी है उसके बारे में तो कोई चीज़ नहीं जाननी ना, आपको नया जो खरीदना है उसके बारे में जानना है ज़रूर। तो आशीष जी, कुछ घर बढ़िया सा देख रहे हैं 50-55 लाख का हिंजेवाड़ी और उसके आसपास के इलाकों में, अपनी पुरानी प्रॉपर्टी बेचेंगे और वहाँ से जो रिटर्न मिलेगा उसको फिर लगाएंगे, तो इनके लिए क्या बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं? हिंजेवाड़ी तो एक काफी ऑब्वियस सी इन्वेस्टमेंट मार्केट रही है। वाले सालों में भी आपको कि वहाँ पे एप्रिसिएशन कुछ ना कुछ मिला है इन्वेस्टर्स को, क्योंकि आईटी पार्क्स और जो सॉफ्टवेयर कंपनीज की जो डोमिनेंस है वेस्टर्न पार्ट ऑफ, वो सब हिंजेवाड़ी में ही कॉन्सेंट्रेट ज्यादा हो रखी है। प्लस ये जो पुणे के कुछ और अप मार्केट एरियाज हैं, जैसे बानेर, बालेवाड़ी, ये सब हिंजेवाड़ी से काफी पास पड़ते हैं। तो जो इनका 2 बेडरूम का बजट है, वो प्राइम हिंजेवाड़ी में तो शायद इतने में उनको अपार्टमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन कोल्टे पाटिल का एक टाउनशिप है, वीटीपी रियल्टी के टाउनशिप है, गोदरेज के टाउनशिप है, तो इन सब में इनको थोड़ा सा हिंजेवाड़ी, कोर हिंजेवाड़ी से थोड़ी सी दूरी में ड्राइव करके अगर ये जाएंगे 10 से 15 मिनट में, इनको महालुंगे, जो इन्होंने खुद महालुंगे लोकेशन भी बोली, इनको 2 बेडरूम 55 लाख 60 लाख तक में अच्छे बिल्डर के साथ जरूर मिल जाएगा। राइट, चलिए। तो श्रेयस जी, आपके लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं और हिंजेवाड़ी में तो हम सब जानते हैं कि काफ़ी प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं और एक बड़ा अपकमिंग इलाका है। अपकमिंग कहलाता था, अब तो वेल सेटल्ड इलाका है, लेकिन फिर भी क्योंकि जगह बड़ी है और उसके आसपास भी जो इलाके हैं, तठावड़े और जो बताया यहाँ पर, उन इलाकों में भी अगर आप देखना चाहें तो आपको अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जो नाम आपको बताएं आपने नोट कर लिए होंगे मुझे लगता है, तो एक बार देखिए, फिर आपको कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मन में और सवाल दुविधा, हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। चलिए हम आगे बढ़े। हमारे पास जो अगला सवाल है वो ईमेल से हम लेंगे, अजय गुप्ता साहब का है, और आप पूछते हैं कि दिल्ली में NH24 के आदित्य वर्ल्ड सिटी में आपने एक प्लॉट लिया है, पिछले 4 साल में करीब 4% के आसपास रिटर्न आपको मिले हैं, आगे क्या यहाँ से भविष्य में और रिटर्न मिलेंगे और 4-5 साल के लिए निवेश में बने रह सकते हैं क्या?
और साथ में एक सर्विस अपार्टमेंट भी देख रहे हैं स्पेक्ट्रम मेट्रो में फेज 1 में, और उस पर भी थोड़ी राय चाहिए। लेकिन पहले इनका जो ये प्लॉट वाला मामला है इसको देख लेते हैं। तो सर, आदित्य वर्ल्ड सिटी में NH24 पर इनका प्लॉट है और 4 साल हो गए। अब जानना चाहते हैं क्या रखें, बेचें, आगे कैसा रिटर्न आएगा? अभी औसतन बता रहे हैं कैलकुलेट जो उन्होंने किया 4% तक का रिटर्न। जी नहीं, ये मार्केट दोनों तरह से मतलब इनको प्ले किया जा सकता है। पहली बात तो अगर आप 3 या 4 साल के बेसिस पे अगर आप डिसाइड करते हैं कि कोई मेरी इन्वेस्टमेंट ने अच्छा रिटर्न दिया है नहीं दिया, दैट में भी थोड़ा पीरियड शॉर्ट है, तो प्लॉट्स जनरली अप्रिशिएट करते हैं बट टाइम लगता है। और ये जो NH24 है, इसके अराउंड काफी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो कंप्लीट हो रहा है, या नई तरह की चीजें भी प्रपोज करी जा रही है दिल्ली मेरठ के बीच में कनेक्टिविटी को फास्ट करने के लिए। तो इन सब चीजों का इंडस्ट्री डेवलपमेंट का बेनिफिट डेफिनेटली मिल सकता है इनकी इन्वेस्टमेंट को, पर इसके लिए इनको इसमें बने रहना पड़ेगा। दूसरी जो हम पिछले बार भी अभी भी बात कर रहे हैं कि मार्केट में एक थोड़ी तेजी है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर इनको कुछ और अल्टरनेटिव दिखता है गाजियाबाद नोएडा के अंदर, तो वहां पे ये स्विच कर सकते हैं इसको बेच के, एंड शायद इनको आसानी से ग्राहक मिल भी जाएगा प्लॉट के लिए। डिपेंड करता है कि उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या है। और जो इन्होंने कहा सर्विस अपार्टमेंट इज अ अपकमिंग कैटेगरी है इंडिया के लिए, कि मोर एंड मोर यंग लोग या बिजनेस पीपल दे मूव अराउंड, एंड शॉर्ट स्टेज वगैरह के लिए या मीडियम टर्म स्टेज के लिए किसी को चाहिए कि मेरा जो मैं जहाँ रहता हूँ उस जगह का अच्छा सा केयर करी जा सके, और इसके लिए प्रोफेशनली मैंने सर्विस अपार्टमेंट्स आ जाते हैं। ये ट्रेंड अभी पिकअप कर रहा है, आई थिंक आने वाले सालों में 5 से 10 सालों में ये काफी पॉपुलर हो जाएगा इंडिया में। अभी तक वो मेंटेलिटी जो है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है कि जरूरी नहीं है कि होम ओनरशिप होनी चाहिए, लीजिंग कर सकते हैं। नहीं आशीष जी, आपने बहुत अच्छी बात बताई, और मुझे लगता है आपकी ये बात इस महीने में ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए कि देखिए, एक बार जो चीज ट्रेंड में आ गई, सेटल हो गई, फिर तो हर कोई उसको खरीदना चाहता है। लेकिन आप सही कह रहे हैं कि जो सर्विस अपार्टमेंट्स हैं, अभी ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता नहीं है, लेकिन एक नई कैटेगरी है जो कि इमर्ज हो रही है, और 8 से 10 साल में मतलब ये बिल्कुल आम हो जाएगा कि लोग सर्विस अपार्टमेंट की तरफ देखेंगे, उसकी यूजेबिलिटी को देखते हुए भी और उसके रिटर्न को देखते हुए भी। तो आपका क्या मत रहेगा कि आज अगर जब बहुत ज्यादा उस पर जोर नहीं है, फोकस नहीं है, आज अगर आप जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल सकता है? बिल्कुल, हमारी तो यही सोच है। जस्ट केयरफुल रहें किस डेवलपर के साथ, किस ऑपरेटर के साथ आप टाई अप कर रहे हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सर्विस अपार्टमेंट इज लाइक अ होटल बिजनेस, तो समवन हैज टू बी क्रेडिबल पार्टी जो उसे मैनेज करेगी, कीप करेगी। ऐसे नहीं हो कि आप किसी ऐसे सर्विस अपार्टमेंट में जाएं जहां ऑपरेटर डाउटफुल हो, जो 2 साल के बाद छोड़ के चले जाए। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। खत्म हो, नॉर्मल अपार्टमेंट की तरफ। बिल्कुल, तो हमारी राय तो यही है कि सर्विस अपार्टमेंट एक ऐसे एरिया में जहाँ पे ऑफिसेज वगैरह या कनेक्टिविटी थ्रू मेट्रो काफी अच्छी है, जो एरिया बता भी रहे, इन जगहों पे सर्विस अपार्टमेंट का ट्रेंड जो है डेफिनेटली पिकअप करेगा, और ये एक इमर्जिंग एसेट क्लास है जिसमें इंडियंस अब जाके पार्टिसिपेट करना शुरू किए। बिल्कुल बिल्कुल, अंडरलाइन करने वाली बात है कि सर्विस अपार्टमेंट वहीं वर्क करेंगे जहां पर कनेक्टिविटी अच्छी हो, कमर्शियल एरिया पास में हो, ऑफिस एरिया पास में हो, क्योंकि सर्विस अपार्टमेंट का मतलब ही तब है। अब कभी ट्रेंड में आने के बाद पता चला कि शहर से 20 मील दूर बन रहे हैं क्योंकि ट्रेंड में है, तो उसका मतलब नहीं निकलता। और आज अगर एक राय है, ये एक विजन है, क्योंकि कई बार रियल एस्टेट में आपका विजन ही काम करता है। एक बार एरिया सेटल हो गया फिर तो भाव बढ़ ही जाते हैं। आप वहां पर तब पहुंचिए, उन चीजों को तब खरीदिए जब वहां पर ज्यादा लोगों का फोकस नहीं है, ज्यादा लोग उसमें नहीं जा रहे हैं। बट हाँ, एक राइडर यहाँ पे जरूर है कि इसमें आप अपना भी एक दिमाग जरूर लगाएं और अपनी भी सोच। लेकिन हाँ, जो विशेषज्ञों की राय है, जो हमें लगता है रियल एस्टेट को देख के कि ये आने वाले वक्त का ट्रेंड है और एक समय के बाद यहाँ डिमांड काफ़ी ज़्यादा आएगी। तो चलिए, ये अच्छी बात हो गई सर्विस अपार्टमेंट्स के ऊपर। एक वक्त हो गया, एक ब्रेक बनता है, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, फिर आपके सवाल लेंगे दोबारा और आशीष जी से उन पर सवालों की राय और जवाब भी। छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु ऑन सीएनबीसी आवाज। हमारे साथ बने हुए हैं आशीष जी, जो आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं और उनसे बड़ी दिलचस्प बातें हो रही हैं। सर्विस अपार्टमेंट के बाद अब कुछ सवाल हो जाए तो गौरव सिन्हा हैं आप, जिनका एक मेल मैं लूंगा यहाँ पर, और आप पूछते हैं कि मुंबई अंधेरी में 35 से 42 लाख के बजट में 1 BHK फ्लैट लेना है, नौकरी में 2 साल के बाद तबादला हो सकता है, तब निवेश से बढ़िया रेंटल इनकम कमाना है, 40 लाख के बजट में अंधेरी में घर मिलना मुमकिन है या पनवेल की तरफ निवेश बनाएं? तो जी, आपके सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है कि मुमकिन तो शायद नहीं है। जिस तरह का घर आप सोच रहे हैं 40 लाख में अंधेरी में बड़ी मुश्किल से कोई 1 BHK ठीक ठाक मिलेगा। फिर भी आशीष जी हमें ज़्यादा जानकारी देंगे। मुझे लगता है कि पनवेल या दूसरे इलाकों को ही रुख करना पड़ेगा। आपका क्या मत है आशीष जी कि क्या इन्हें 35 से 40 लाख के बीच में डिसेंट 1 BHK अंधेरी में मिलेगा, जिससे ये चाहते हैं कि अच्छी रेंटल इनकम भी आए और बढ़िया रिटर्न भी मिले? नहीं विपिन जी, आई थिंक आपने आंसर कर दिया। मुंबई एक सुपर लग्जरी, सुपर प्रीमियम मार्केट है एक तरह से, प्राइसिंग के हिसाब से देखा जाए तो अंधेरी में तो पॉसिबल नहीं है। काफी वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया है बॉम्बे का इन टर्म्स सबर्ब्स का, और तो यहाँ पे 1 बेडरूम आई थिंक करोड़ के आसपास चला जाएगा मोस्ट ऑफ दी अच्छे प्रोजेक्ट्स में, जिसमें आप कहेंगे। तो जो फार आउट सबर्ब कह लो आप बॉम्बे के, बोथ ऑन ईस्टर्न लाइन वेस्टर्न लाइन, इनमें ही इनको इस तरह की अपार्टमेंट मिल सकती है जहाँ पे 40 to 50 lakhs में 1 बेडरूम, जैसे कि पलावा है, लोधा पलावा वर्ल्ड सिटी जो काफी फेमस है, भयंडर, मीरा भयंडर जो एरिया है, इन सब एरियाज को ये देख सकते हैं उस हिसाब से। और ये इन्वेस्टमेंट मार्केट के हिसाब से भी काफी अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर है, फ्यूचर पोटेंशियल है, वो काफी अच्छा दिख रहा है। खासकर जो नवी मुंबई की तरफ जो एरियाज हैं, जैसे पलावा जिसकी हमने बात करी, न्यू बॉम्बे एयरपोर्ट, नई मेट्रो लाइन, नई रेलवे लाइंस, ये सब जो है इस एरिया को बेनिफिट दे सकते हैं। तो जो पर्टिकुलर इनका बजट है उसमें इन्हीं लोकेशंस में इनको बॉम्बे के सबर्ब में कुछ मिल सकता है। जी, तो बड़ा स्ट्रेट आंसर है यहाँ पर आपके लिए गौरव साहब कि अंधेरी में तो देखिए मुश्किल है, संभव नहीं है, आपको सबब्स की तरफ ही रुख करना होगा। अब अगर मान लीजिए आप वेस्टर्न लाइन पर ही देख रहे हैं, तो जैसा आप बता रहे हैं आशीष जी कि आप मीरा भाईंदर की तरफ चले जाए, वो इलाका भी बड़ा शानदार तरीके से डेवलप हुआ है, मेट्रो कनेक्टिविटी और तमाम चीज़ें, सारी सुख सुविधाएं, बढ़िया सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ पर आपको इस रेंज में ज़रूर एक घर मिल जाएगा 1 BHK डिसेंट का, और यकीन मानिए उसकी भी रेंटल वैल्यू अच्छी आएगी और आपको एक बढ़िया डिसेंट टाइम में एक अच्छा रिटर्न देने की ताकत भी रखेगा। लेकिन अंधेरी में फिलहाल ये संभव नहीं है। पनवेल आपने कहा वहां भी मिलेगा, भी डिपेंड करेगा कि आप अगर वहां अंधेरी में आपका ऑफिस है, काम कर रहे हैं, तो फिर उसके आसपास ही लीजिए, बहुत ज्यादा अलूफ या दूर मत जाइए। और 40-45 लाख के बजट में आपको मीरा भाईंदर या उसके अक्रॉस आगे चलते हुए जरूर प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। आपके लिए आसान भी होगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को रहते हुए देख पाएं, समझ पाएं, और एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगी। लेकिन अंधेरी में ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, एक और ईमेल हमारे साथ है, हमारे पास, और ये है कृणाल मेहता साहब का, जो कि आपने पुणे से भेजा। आप पूछते हैं कि 80 लाख के बजट में पुणे में 2 BHK फ्लैट लेना है, गेटेड कम्युनिटी प्रोजेक्ट होना चाहिए, मॉडर्न सुविधाएं होना चाहिए, और 800 स्क्वायर फीट तक का एरिया का घर चाहते हैं। बाणेर, बालेवाड़ी, खराड़ी इलाके में आप घर प्रेफर कर रहे हैं। तो सर 80 लाख एक डिसेंट 2 BHK पुणे के लिए, और जो इलाके हैं बाणेर, बालेवाड़ी, खराड़ी, आई थिंक ठीक बजट है, मतलब मिल सकता है इनको एक डिसेंट सा घर। जी, बानेर बालेवाड़ी में तो इस बजट में अगर इतना ही बजट है तो उसमें थोड़ा मुश्किल है, पर हिंजेवाड़ी, वाकड़ वगैरह में वेस्ट साइड पे इनको मिल जाएगा इतने बजट में। पर खराड़ी में इनको डेफिनेटली लीडिंग डेवलपर्स लाइक नयाती, गेरा, गोयल गंगा, ये सब के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, इनमें तो इनको डेफिनेटली इस बजट में मिल ही जाएगा। और ये प्रोजेक्ट्स अब मॉडर्न प्रोजेक्ट्स हैं विद ऑल एमिनिटीज एंड वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम आईटी पार्क्स। पर ये ईस्ट पुणे हो गया जो खराड़ी का एरिया। राइट, सही कह रहे हैं। मतलब कराड़ी का अगर आप जाएं और एक रुख ले कि बस एक कनेक्टिविटी वाला इशू है कि पुणे, अगर आप बॉम्बे कनेक्टिविटी देखें तो हिंजेवाड़ी जिस एंड पे आपको तुरंत हिंजेवाड़ी से कनेक्ट करता है, लेकिन ये ईस्टर्न पार्ट है खराड़ी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल विपरीत दिशा में है, और एक लंबा सफर तय करके आपको शहर के दूसरे हिस्से में जाना होगा। लेकिन जैसा आशीष जी बता रहे हैं कि वहां पर गेरा डेवलपर्स हो गए, न्याती हुए, बड़े बड़े डेवलपर्स के अच्छे मॉडर्न और बड़े स्टाइलिश प्रोजेक्ट हैं, लेकिन वो इलाका
एक दूसरी तरफ है और वहां पर अभी भी जिसे आप कहें कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डेवलप हो रहा है, उस तरीके से अभी पूरी तरह से इमर्जिंग उसमें नहीं है, लेकिन जो बाकी इलाके वहां पर आपको थोड़ी खींचतान करनी पड़ेगी। अब आप देख लीजिए कि आपको पुणे में काम कहां करना है, उस हिसाब से आपका निवेश बनेगा। अगर आपसे बात कर रहे होते थोड़ी और जानकारी लेते, लेकिन मेल पर इतना ही, आप दोबारा एक मेल कर दीजिएगा, हम आपको और चीजें इसके बारे में बता देंगे। तो ये तो हुआ सही कुणाल जी का जवाब। अब है हमारे पास अगला ईमेल संजीव वलावलकर साहब का, और आप पूछना चाहते हैं मुंबई से, इनफैक्ट गोरेगांव में रोमेल एथर रेडी पोजीशन प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ में 710 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया है। डिवम अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करीब 1.65 CR का है, 2 BHK है। निवेश के लिए कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा होगा, इस इलाके का फ्यूचर आउटलुक जानना है। इंटरेस्टिंग सवाल लग रहा है मुझे ये आशीष जी। गोरेगांव की बात करें, एक बढ़िया इलाका है, रोमेल एथर एक प्रोजेक्ट है जो वहाँ काफ़ी वक्त से, और अब चूंकि कंप्लीट हो चुका है, हालांकि उसमें लंबा वक्त लगा, लेकिन अब रेडी पोजीशन में इन्हें मिल रहा है। और दूसरा है डिवम जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो जो 50 लाख के करीब 45 लाख का अंतर पड़ रहा है कि रेडी पोजीशन में और एक अंडर कंस्ट्रक्शन में। अब आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होगी। हम अक्सर कहते हैं कि रेडी पोजीशन में जाना चाहिए, लेकिन यह डिफरेंस बड़ा है। दोनों ही प्रोजेक्ट्स को आप कैसा रेट करेंगे और इनको एग्जैक्टली क्या करना चाहिए? पहला पार्ट इनका जो था कि एरिया कैसा है, तो गोरेगांव एक काफी हाईली एक्सेप्टेड रेजिडेंशियल एरिया है बॉम्बे का, जहाँ पे एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी, मॉल, स्कूल्स, आईटी पार्क्स, ऑफिसेज, बॉम्बे एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी, वो सब कुछ एक्सीलेंट है। मेट्रो भी आ रहा है, इसीलिए गोरेगांव जो है एक ऑब्वियस मार्केट हो जाता है। आपने विपिन जी ने कहा कि रेडी की डिमांड और रेडी की प्रेफरेंस आज की मार्केट में ज्यादा है, क्योंकि जो दिखता है वही मिलता है रेडी के अंदर। और हमने देखा है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में काफी चैलेंजेस रहे हैं पिछले कुछ सालों में, पर ऐसा नहीं है कि अंडर कंस्ट्रक्शन में हर एक डेवलपर के साथ प्रॉब्लम रही है, हर प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम रही है, ऐसा नहीं है। तो काफी ज्यादा ये अब सवाल इस पे आ जाता है कि इनकी प्रेफरेंस क्या है, मतलब क्या ये अभी किराए पे रह रहे हैं और ये इमीडिएटली EMI पे चले जाएंगे और एक रेडी अपार्टमेंट में मूव इन करना चाहते हैं ताकि रेंटल खत्म हो जाए, या दूसरा है कि वो कंफर्टेबल है कि मैं एक इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ जिसमें मुझे अभी धीरे धीरे पेमेंट करनी है और 30-40 लाख का मुझे फर्क भी दिख रहा है, और मैं मतलब जब तक मेरे को ये डिलीवरी नहीं मिलती है मैं एक रेंटल अपार्टमेंट में रह लूँ। एक और चीज है, मुझे ऐसा लगता है कि दोनों अपार्टमेंट के साइजेस में भी कुछ फर्क होगा। वो दिवम का हमें प्रोवाइडेड नहीं है, तो हम उतना कमेंट नहीं कर पाएंगे लाइक टू लाइक बेसिस में जो ये कंपेयर कर रहे हैं। अदरवाइज इस समय मार्केट तो प्रेफरेंस जो है बायर्स की ज्यादातर रेडी के लिए ही है। चलिए बढ़िया है। तो एक रेडी प्रेफरेंस वाली बात है वो है, लेकिन देखिए 40 लाख का अंतर भी बड़ा है, लेकिन इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो आशीष जी कह रहे हैं कि डिपेंड करता है डेवलपर कैसा है, और हमने इश्यूज भी देखे हैं। तो आप खुद जाइए एक बार फिजिकली चीज़ों को चेक कीजिए। ऐसे तो ठीक ही है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बड़े नामों में भी बाद में कई बार अड़चन आ जाती है। जो रेडी का जितना सुख है उसे लेने का, वो अंडर कंस्ट्रक्शन में एक डाउट, फैक्टर ऑफ डाउट हमेशा है। हालांकि वो ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे लोग लेते हैं और उन्हें मिलता भी है, लेकिन चूंकि हाल फिलहाल में कुछ चीज़ें ऐसी देखी गई हैं, तो अगर आप रेडी पोजीशन उतना पैसा एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हैं, आपको दिक्कत नहीं, आप पीस ऑफ माइंड चाहते हैं और तुरंत जाके रहना चाहते हैं, जैसा आशीष जी कह रहे हैं, बिल्कुल जो रोमेल एथर है उसमें जाइए, क्योंकि रेडी पोजीशन है, आपके सामने दिख रहा है आपको क्या मिल रहा है 2 करोड़ दे के, लेकिन आपको लग रहा है 40 में मैं इंटीरियर करा लूंगा घर के, जब मिलेगा। तो देखिए बहुत सारी कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप फाइनेंशियली उतना देने के लिए तैयार हैं तो आप रेडी में जाइए। और अगर आपके पास समय है और आपको अभी तुरंत नहीं चाहिए और आप थोड़ी और छानबीन, जितना हमने बताया उसके अलावा भी आप जाके एग्जैक्ट साइट पे भी खुद विजिट कर लें, थोड़ा समझ लें, तो ज़्यादा बेहतर होगा कि भाई किस स्टेज पर है और कब तक मिलेगा, किस तरह की बातें वहाँ हो रही है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस भी मैटर तो कर रहा है। तो चलिए इसी सलाह के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और कुछ सवाल उसके बाद। CNBC आवाज पर आपके लिए जारी है प्रॉपर्टी गुरु, जहां हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। आशीष जी हमारे साथ मौजूद हैं, फटाफट एक ईमेल हम लेंगे। इनफैक्ट शायद फोन लाइन पर हैं मोहम्मद नईम साहब, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? फोन कट गया, कोई बात नहीं, सवाल हमारे पास है, आए तो थे फोन लाइन पर, लेकिन ये भी हो जाता है, इन दिनों कनेक्टिविटी का इशू है। 20 से 30 लाख में नॉर्थ बंगलुरु में प्लॉट लेना चाहते हैं, अच्छे डेवलपर के रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स की आप जानकारी मांग रहे हैं। तो सर काफी स्ट्रीट सा क्वेश्चन है, 20 से 30 लाख का बजट, नॉर्थ बेंगलुरु में प्लॉट, वो भी रेरा रजिस्टर्ड जो डेवलपर हो उसके लिए।
कि 20 से 30 लाख में प्लॉट बेंगलोर की सरहद में मिलना, बाउंड्री के अंदर मिल जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। नॉर्थ बेंगलुरु डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट हब है, बिकॉज एयरपोर्ट बेंगलुरु का काफी वास्ट एयरपोर्ट जो है वो उधर ही लोकेटेड है, और उसके अराउंड अब काफी सारे आईटी पार्क्स, एरो एसईजेड एक्सेट्रा पे काफी काम हो रहा है, काफी सारे रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स भी तैयार हो रहे हैं। लेकिन जो बजट ये बता रहे हैं वो मेरे हिसाब से इनको कम से कम नहीं तो 20 से 25 मिनट या आधा घंटा दूर और जाना पड़ेगा एयरपोर्ट से, जो बेंगलोर से काफी दूर हो जाएगा। और इनको कॉनकॉर्ड एक दो और ऐसे प्रोजेक्ट्स रहेंगे शायद, जहाँ पे इनको हमने रिसर्च करी, हमें ऐसे इतना समझ नहीं आया कि कौन से प्रोजेक्ट्स में इस टिकट कैटेगरी साइज में मिल जाएगा। बट डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफी लोग इस रीजन में इन्वेस्ट करते हैं, और अगर बजट है तो थोड़ा सा और एयरपोर्ट के पास आए, नंदी हिल्स के फुट हिल्स पे काफी सारे ऐसे प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें काफी कंपनीज लाइक गोदरेज आल्सो आर इन्वॉल्वड है, जस्ट दैट द टिकट साइज इज मच हायर। जी ठीक है सर, बहुत बढ़िया सलाह इनके लिए। तो नईम साहब, आई होप कि ये सलाह आपके काम आएगी और इससे आप अपना एक सही डिसीजन ले पाएंगे। हम हमेशा कहते हैं कि अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह जाए तो आप हमें दोबारा मेल फोन कुछ भी कर सकते हैं, ताकि आपकी समस्या या शंका का पूरी तरह से निवारण हो एक बेहतर डिसीजन मेकिंग के लिए। तो चलिए, प्रॉपर्टी गुरु में आज के लिए वक्त हो रहा है समाप्त। कुछ प्रश्न हमेशा छूटते हैं, उसके लिए माफ़ी, लेकिन अगले एपिसोड में एडजस्ट करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जाने से पहले आशीष जी, आपका भी शुक्रिया, आपने वक्त निकाला और इतनी सारी बातें हमसे की और हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। तो आपसे अगली मुलाकात के लिए इंतजार रहेगा, और दर्शकों के साथ भी यही वादा कि अगले हफ्ते फिर आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, कुछ और सवाल, कुछ रियल एस्टेट पे कुछ और इनसाइट, कुछ और अच्छी बातें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, नमस्कार।